तो आज हम क्लास नंबर 22 करेंगे। ऑलरेडी हमने 21 क्लास कर चुके हैं इसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सो जस्ट वेट, जस्ट समथिंग। सो हमने लास्ट क्लास के बारे में पढ़ लिया था, यानी वेसेंट के जो भी वो थे समाचार पत्र थे उसके बारे में पढ़ा था। एक न्यू इंडिया था, एक कॉमनवेल्थ था। सो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट समाज सुधारक। सो अब थर्ड वन आ जाता है, हेनरी विवियन डेरो जियो। इन जो ये थे, इनके पिता तो पुर्तगाली थे, माता भारतीय थी, और इनका 1809 से लेकर 31 तक इनका 10 वो रहा था। 9 में पैदा हुए, 31 साल में मर, मतलब 31 में मर चुके थे ये, ठीक है। सो 22 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 31 माइनस करेंगे 9 तो 22 साल के होंगे, ठीक है। अब ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता था, इनको प्रथम राष्ट्रवादी कभी भी कहा जाता है। और इनके कुछ संगठन थे, संगठन जैसे बहुत बड़े बड़े संगठन इनके, जैसे सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एक था एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, बंगहित सभा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। ये कुछ इनके नाम थे संगठन के, इनके संगठन के नाम। इनके कुछ समाचार पत्र भी थे। समाचार पत्र में क्या था? एक था ईस्ट इंडिया, सेकंड इंडिया गैजेट, ठीक है। थर्ड वन कलकत्ता साहित्य गैजेट, कलकत्ता साहित्य गैजेट, इंडियन गैजेट, ईस्ट इंडिया, ठीक है। और 1831 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 22 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। और किससे हुई थी? हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो समाज सुधारक हैं, वो हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। सो इनका संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना इन्होंने 1877 में करी। और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, ठीक है। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था सावित्री बाई। और उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या करा? इन्होंने दलितों और प्लस लड़कियों के स्कूल स्थापित करे थे इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने शिवाजी महाराज हैं उनकी जीवनी भी लिखी थी, बायोग्राफी, ठीक है। तो ये थे ज्योतिबा फूले। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट समाज सुधारक गोपाल हरि। समाज सुधारक तो बहुत थे, लेकिन जो प्रमुख समाज सुधारक हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। अब इनका जो टेनर है वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी मतलब कब इनका जन्म हुआ था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका एक संगठन है वो प्रमुख है, संगठन है परमहंस मंडली, जो इन्होंने बनाया था 1849 में, ठीक है, 1849 में। और इनके 2-3 समाचार पत्र भी हैं। समाचार पत्रों का नाम है इनका, पहला तो है लोकहितवादी, जो कि मराठी में था। और इस पत्रिका के कारण ही इन्हें लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख भी जाने लगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और भी था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लोकहितवादी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कौन से में था? मराठी में था मैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आते हैं पंडिता रमाबाई। और इनका जो संगठन था उसका नाम था शारदा सदन। और इन्होंने क्या मुख्य भूमिका थी? जो बालिका शिक्षा है उसमें काफ़ी प्रयास करे थे बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक आते हैं मनसाराम, समाज सुधारक हैं, और उनका एक संगठन इम्पोर्टेंट है इनका तो संगठन का नाम था इनका मानव धर्म सभा। ज़्यादा क्वेश्चन मनसाराम पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लिया, अब मैक्सिमम हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन देख लिया। अब हम देखेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। पहला आता है हमारा अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन आता है, और जो इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां इनके प्रवर्तक थे। और जो कि सर सैयद अहमद क्या कौन थे? वो ईस्ट इंडिया में नौकरी करते थे, और मुस्लिमों के, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी?
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करा था, अंग्रेजी शासन का समर्थन किया था, कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की थी और बाइबल की टीका पर लिखी थी इन्होंने, ठीक है, कमेंट्री बोलते हैं इसको, टीका। और पीर मुरीदी प्रथा का विरोध करा था। और एक और चीज़, ये मुस्लिमों में आधुनिकीकरण पर बल देते थे, ठीक है। और उनका संगठन भी है, मुस्लिम में अलीगढ़ आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। और इनका जो ये थे सैयद अहमद खां, इनका जो टेन्योर था 1813 से 1898 तक था, ठीक है। अब इनके जो संगठन थे वो थोड़े, एक दो संगठन के नाम याद कर लेते हैं। जैसे एक था मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन, जो कि 1863 में बना था। साइंटिफिक सोसाइटी जो कि 1864 में थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में। और एक और थी इनकी संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, जिसको इंग्लिश में बोलते थे यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन 1888 में। जो ये जो संस्था थी लास्ट वाली, इंडिया, ओ क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, ये कांग्रेस का विरोध करती थी, ठीक है। और एक और था इनका संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन 1880 में बनाई थी। और यह संगठन बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर बनाया गया था। और यह एक भी इम्पोर्टेंट तो यही है, इसकी जो संगठन था, एक था उसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, जो कि 1888 में बनाई थी। और जो इसके जो थे बनारस के राजा शिव प्रसाद, उनके साथ मिलकर बनाया गया था। और ये कांग्रेस विरोधी संस्था थी, कांग्रेस विरोधी संस्था, ठीक है। और इनका एक समाचार पत्र भी था, समाचार पत्र का नाम था तहजीब समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र का तहजीब उल अखलाक, मतलब सभ्यता व नैतिकता, इसका मतलब यह है। और इनकी पुस्तकें भी कुछ थी, जैसे असवाब ए बगावत ए हिंद, लॉयल मोमडन इन इंडिया, बिजनौर की बगावत और कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये इनकी कुछ पुस्तकों के नाम है। पहले तो ये क्या कहते थे, पहले तो ये हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसका समर्थन किया करते थे और बोलते थे हिंदू मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ, ये हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग अलग देश बताने लग गए, ठीक है। और इनके कुछ सहयोगी थे, सैयद अहमद, चिराग अली था, अल्ताफ़ हुसैन अली खां था और नाजिर अहमद था, ठीक है। अब अब आते हैं हमारे दूसरे देवबंद आंदोलन। इसमें एक और आता है देवबंद आंदोलन, सेकेंड इसका, जो एक तो अलीगढ़ आंदोलन हो गया, एक देवबंद आंदोलन, ठीक है। एक देवबंद आंदोलन 1867 में स्टार्ट हुआ था और 1860 देवबंद से शुरू हुआ था ये वाला। और इसकी जो 1857 की क्रांति शामिल जो 1857 की क्रांति में शामिल लोग थे, इन्होंने ये आंदोलन शुरू करा था। और इन्होंने जो आधुनिकीकरण कर रहे थे अंग्रेज, उसका विरोध करा था एक तो। और जो इसके संस्थापक थे देवबंद के, ठीक है, संस्थापक थे एक तो रशीद अहमद गंगोत्री और एक मोहम्मद कासिम नानातोबी, दो इसके वो थे। और इनका जो उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये इस्लाम के मूल स्वरूप को स्थापित करना चाहते थे। दूसरी बात, इन्होंने अच्छे से धार्मिक शिक्षा तैयार करे। तीसरी बात, इन्होंने आंदोलन को ये आंदोलन अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद खां का था, उस आंदोलन में इन्होंने विरोध करा। और यह कांग्रेस के वो विरोध करती थी, तो ये ऑब्वियसली बात है कांग्रेस का समर्थन करते थे ये, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और मोहम्मद अल हसन देवबंद आंदोलन का राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करा था इसमें। अब तीसरा जाता है हमारा शिबली नोमानी, ठीक है, शिबली नोमानी। अब इसमें क्या था, शिबली नोमानी पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन बाद में देवगढ़ आंदोलन से जुड़ गए थे। ये एक बंदे थे शिबली नोमानी नाम के, ठीक है। अब आता है हमारा बहावी आंदोलन, और जिसको हम बोलते हैं वली उल्लाह आंदोलन 1831 में, ठीक है। अभी ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं वहाबी आंदोलन का। एक ईरान में एक वो थे अब्दुल बहाम नाम से व्यक्ति, जिन्होंने यह शुरू करा था। और भारत में सैयद अहमद बरलेवी ने इसे भारत में वो बनाया था लोकप्रिय, बरलेवी, ठीक है। और इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, ठीक है।
ये दारुल मतलब होता है घर, और हर्ब मतलब होता है काफिर, ठीक है। और जो काफिर का घर है उसको इस्लाम में बदलना इसका मुख्य काम था बहावी को। ये एक तरह से वो था, हिंसक और सांप्रदायिक आंदोलन था ये। प्रारंभ में पंजाब और सिखों के खिलाफ था, और पंजाब के विलय के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भी हो गया ये वाला। और इसको एक जो पूर्वी भारत में इसका मुख्य केंद्र था, और इसके मुख्य नेता थे, एक था हाजी करामत अली और एक था सैयद उल्ला खान। फरहाजी विद्रोह भी करा था इन्होंने, ठीक है, सैयद उल्ला खान ने। फिर आ जाता है हमारा चौथा, ये तो हो गया, एक एक और आंदोलन हुआ था उसमें, अहमदिया आंदोलन। एक तो हमने पढ़ा है ये वाला, देखिए ये वाला क्या नाम है इसका, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। और ये है अहमदिया आंदोलन, अहमदिया, अहमदिया, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। ये हुआ था 1889 में। और ये पंजाब के कादिया ज़िले से शहर से शुरू हुआ था, और इसको स्टार्ट करा था गुलाम अहमद ने, ठीक है। और जो गुलाम अहमद है, इन्होंने किताब भी लिखी थी, बहरीन ए अहमदिया। इन्होंने खुद को पैगंबरी घोषित कर दिया, प्रॉफेट, और आगे चलकर खुद को भगवान कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से नॉन सांप्रदायिक आंदोलन था, अहमदी आंदोलन। अब पढ़ लेते हैं, मुस्लिम पढ़ लिया, पारसी पढ़ लेते हैं, एक दो आंदोलन पारसी के भी होते हैं। पारसी आंदोलन पहला है रहनुमा ए माजदा ए सभा, सभा, जो कि 1851 में स्टार्ट हुआ था ये वाला, ठीक है। और इसके संस्थापक थे फरदौन जी नारोजी, दादा भाई नारोजी, द ग्रेट 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 ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहराम जी मालावरी, और एस एस बंगाली। और इन जो एक मैगजीन भी चलाते थे, उसको बोलते हैं राफ्ता, रोफ्ता, राफ्ता कोफ्तार, दादा भाई नारोजी द्वारा। और इस संगठन ने क्या करा, इस संगठन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करा, ठीक है। और तो दो तीन संस्थाएं हैं, वो देख लेते हैं। एक तो विधवा पुनर्विवाह में क्या क्या हुआ था, ठीक है। विधवा पुनर पुनः सॉरी पुनर्विवाह, इसमें क्या क्या हुआ था, देखें। इसमें कुछ चीज़ें हुई थी विधवा पुनर्विवाह के लिए, मतलब जो प्रयास किए गए थे, वो मेनली 1850 में एक विष्णु शास्त्री पंडित नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने एक विधवा विवाह विडो मैरिज सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है। और 1852 में करसोन दास मालजी ने सत्यप्रकाश नामक पत्रिका निकाली, जो विधवा विवाह का समर्थन करती थी। दूसरी बात, पहली बात तो क्या है, 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो मैरिज सोसाइटी एक्ट वो करी 1850 में। 1852 में क्या हुआ था, कारसोन दास मालवीय जी ने सत्यप्रकाश नामक पत्रिका लिखी, जो विधवा विवाह का समर्थन करती थी। फिर 1878 आया, इसमें एक वीर सैलीग्राम नाम के ने राजमुद्री सोशल रिफॉर्म नामक संगठन स्थापित करा, जो विधवा विवाह का वो करता था, बढ़ावा देती थी 1870 में, ठीक है। 1878 सॉरी, 1878 विधवा विवाह के प्रयास देख बता रहे हैं। और 1889 में डी के कारकरवे, ठीक है, इन्होंने विधवा आश्रम, विडो आश्रम की स्थापना करी थी। अब देख लेते हैं बालिका विवाह के लिए प्रयास, बालिका शिक्षा, सॉरी विवाह बालिका शिक्षा के प्रयास, ठीक है। 1890 में जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उन्हें ईसाई मिशनरीज को परमिशन देती थी भारत में आने के लिए। तो ईसाई मिशनरीज ने 1890 में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना करी, ठीक है। एक तो ये बात 1849 में जे ई डी बैथून ने कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना करी। ईश्वरचंद विद्यासागर को आप जानती हैं, 35 से अधिक बालिका विद्यालय से जुड़े रहे थे वो। 1906 में जो डी के कार्वे हैं बॉम्बे में, डी के कार्वे ने एक तो विधवा विवाह के लिए 1899 में विडो आश्रम कराया, और एक है 1906 में उन्होंने बॉम्बे में महिला कॉलेज, वुमेन कॉलेज की स्थापना करी। केशव चंद्र सेन, फातिमा शेख, रुकैया रखावत हुसैन ने भी बालिका शिक्षा पर प्रयास करे थे। अब देख लेते हैं जो बाल विवाह होते थे उन पर क्या क्या किया गया। बाल विवाह, इस पर क्या हुआ था 1872 में केशव चंद्र सेन, ठीक है, इनके प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट 1972 पारित किया गया। इसमें जो लड़की की एज थी वो तो कर दी गई 14 न्यूनतम एज, ठीक है, वो लड़की, और उसकी लड़की की 18। और इसी प्रकार 1891 में बहराम जी मालावरी के प्रयासों से, बहराम जी मालावरी, बहराम जी
मालाबारी बीएम के प्रयासों से सम्मति एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो मिनिमम तो कर दी गई 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष कर दी गई। और 1999 में एक और अजमेर में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया, जिसमें 14-18, अब आपको पता है 14 किसी लड़की की करी, 14 लड़की की कर दी गई। तो इतना कुछ हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सो लास्ट अगली क्लास में हम देखेंगे जो भी इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव रहे। और चलिए अभी कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये वाला प्रभाव वगैरह भी देख लेते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो हमने देखा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से, जिसमें मिनिमम एज 12 कर दी थी, और 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से उम्र 10 वर्ष करी थी। मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था एक तो 1991 में। ठीक है, अब हम देखते हैं धर्म सुधार के जो भी धर्म सुधार के प्रभाव। कुछ प्रभाव तो पॉजिटिव रहे होंगे, कुछ प्रभाव नेगेटिव रहे होंगे। ठीक है, डेफिनेटली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। सो पॉजिटिव देख लेते हैं अभी। पहली चीज़, ठीक है, पहली क्या हुई थी, जो हमारा धर्म था वो कर्मकांडों से मुक्त हुआ और सामाजिक कुरीतियाँ में कमी आने लगी। ठीक है, महिला, और दूसरी बात, महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ दूर हुई, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। तीसरी बात, सामाजिक भेदभाव कम हुआ, जिसके कारण सामाजिक एकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। चौथी बात, समाज सुधारकों के द्वारा अनेक स्कूल कॉलेज का स्थापना की गई, जिससे भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ। पांचवी बात, समाज सुधारकों ने अनेक पुस्तकें लिखी, समाचार पत्र का प्रकाशन करा, जिससे अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। छठी बात, जो धर्म सुधार आंदोलन थे उसमें कहा गया प्राचीन भारत का इतिहास गौरव गान किया गया उसमें धर्म सुधार आंदोलनों में, जिससे भारतीय को आत्मविश्वास बढ़ा और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का काम आया। ठीक है, ये वाला। अब सातवीं पॉजिटिव्स क्या थी धर्म सुधार आंदोलन के दौरान हमने, मतलब जो लोग थे, उन्होंने अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया तथा भारतीय प्रवृत्ति को आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ जारी रखा। तो ये कुछ चीज़ें थी पॉजिटिव ही, नेगेटिव भी देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव भी रहा है। पहला तो रहा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है और अहमदिया आंदोलन के अतिरिक्त जो भी समाज सुधारक रहे थे वो अपने अपने धर्म की बात करते थे, दूसरों के धर्म की अप्रत्यक्ष आलोचना ही हुई थी। ठीक है, जिससे समाज में कूपमंडकता और थोड़ा सांप्रदायिकता भी फैली थी उससे। ठीक है, अब जैसे आर्य पहली बात तो ये, अब जैसे आर्य समाज जैसे ने शुद्ध आंदोलन चलाया तथा वहाबी ने दार उल इस्लाम का नारा दिया था, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ी थी। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम किसने कहा था? वहाबी आंदोलन द्वारा। जो काफिर का घर है उसको इस्लाम में बदल देना। ठीक है, अब तीसरी बात, कुछ समाज सुधारक यथास्थितिवादी थे, मतलब जो जैसा है वैसे ही रहना चाहते थे, और सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने सांस्कृतिक मूल्य बताया, जैसे कि धर्मसभा। ठीक है, धर्मसभा में एक वो बनाया गया था। तो इस प्रकार, और एक और चीज़ जैसे तो इतनी चीज़ें हैं इसमें, तो और तो ज़्यादा नहीं। अब देख लेते हैं इसका स्वरूप। जो धर्म सुधार आंदोलन है उसका स्वरूप कैसा था। पहला, आधुनिकतावादी था। कैसे था आधुनिकतावादी? मॉडर्निज्म कैसे था? तो यह आंदोलन स्वरूप आंदोलन क्योंकि यह पश्चिम विचारधारा से प्रेरित था, और इस पक्ष में इसने तार्किकता बल दिया था। ठीक है, लॉजिकल पे बल दिया था, और सामाजिक रीति रिवाजों तार्किक व्याख्या की जाती थी, और सभी समस्याओं का हल मानव को केंद्र में रखकर किया जाता था। अतः यह मानववाद पर बल देता, जैसे ब्रह्म समाज, यंग बंग आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो एक प्रकार से ये आधुनिकतावादी था। दूसरा, पुनरुत्थानवादी कैसे था? जैसे कुछ समाज सुधारक थे, उनका मानना था जितने भी आधुनिक मूल्य हैं वे हमारी संस्कृति से पहले ही मौजूद हैं तथा इसके लिए हमें पश्चिम की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने पाश्चात्यकरण का विरोध करा और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करने के लिए कोशिश करी, जैसे आर्य समाज हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया। ठीक है, तीसरा स्वरूप कैसा था? रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव। जैसे कुछ समाज सुधारक थे, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को ही सामाजिक मूल्य बताया था। ठीक है, और तथा उन्हें बचाने के लिए प्रयास करे, जैसे धर्मसभा मैंने बताया उसको। राधाकांत देव की जो संगठन है धर्मसभा, वो सती प्रथा को अच्छा मानते थे। ये कुरीति थी लेकिन वो अच्छा मानते थे। इन्होंने पाश्चात्यकरण का भी विरोध करा था। चौथा, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास।
जो अधिकतर समाज सुधारक थे वो मिडिल क्लास से थे, मध्यम वर्ग से थे, और इस आंदोलन का प्रभाव भी मध्यम वर्ग पर अधिक देखने को मिला है। ठीक है। पांचवा स्वरूप कैसा था? संगठन, संगठनात्मक, संगठनात्मक इंस्टीट्यूशनल वाला इसका वो था। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या था, धर्म सुधार आंदोलन के दौरान अनेक संगठन की स्थापना हुई, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया। सो मेनी इंस्टीट्यूशन वाज established during this रिलीजियस मूवमेंट और समथिंग यू कैन कॉल इट। और छठा था अहिंसक था, ये अहिंसक प्रवृत्ति का था, नॉन वायलेंट। सो जैसे बस कुछ आंदोलन थे वो हिंसा थे, जैसे वहाबी आंदोलन था, उसके अतिरिक्त धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति अहिंसक ही थी। ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होंगी, लिमिटेशन भी देख लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। सो लिमिटेशन में क्या था, एक तो भारतीय समाज यथास्थितिवादी था, जो जैसा था वैसा ही रखना चाहता था, और परिवर्तन को आसानी से वो स्वीकार नहीं करता था। तो लिमिटेशन इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा वो बढ़ावा नहीं मिला। दूसरी बात, जो भारतीय समाज था वो शिक्षा का अभाव था उस समाज में, तथा भारतीय आधुनिक मूल्य से परिचित नहीं थे, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन रही थी। मतलब पहुंच नहीं पाया था, मतलब जहाँ जितना पहुंचना चाहिए उतना असर नहीं कर पाया ये। और समाज सुधारक आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा था इसमें। ठीक है। चौथी बात, जो भारत एक बड़ा देश था और यातायात संचार के साधनों की बहुत ही कमी थी। भाषा, मतलब हर जगह देश, मतलब राज्य बदलो वो तो भाषा बदल जाती थी, तो भाषाई दिक्कतों का कारण था। समाज सुधारक अपने क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाए थे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका लिमिटेशन के कारण, मतलब ये जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं धर्म सुधार आंदोलन। सो इतना ही। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहा था। जागरूकता का, भारतीयों में जन जागरूकता का इसने बहुत बड़ा महत्व निभाया। सो अब इतना, इसमें तो इतना ही पढ़ेंगे, और अब ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।